हेलो मित्रों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस लेक्चर में हम भारत के भूआकृतिक विभाजन के अंतर्गत आने वाले तीसरे पार्ट, जिसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण का पठार, उसका अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इसके पहले पार्ट, जिसमें हम लोगों ने हिमालय का अध्ययन किया था या उत्तर भारत के विशाल पर्वत का अध्ययन किया था, दूसरे पार्ट में हम लोगों ने उत्तर भारत के विशाल मैदान का अध्ययन किया, और अब हम तीसरे पार्ट में प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण के पठार का अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण के पठार को समझने के लिए हम इसे दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक भाग में हम इसके पर्वतीय क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, जिसमें प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण के पठार के अंतर्गत आने वाले पर्वत आते हैं और पर्वतों की विशेषताएं आती हैं। और दूसरे भाग में हम इसके पठारी क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे, और पठारी क्षेत्र में कौन कौन से पठार आएंगे उनका अध्ययन करेंगे और उनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। यदि हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में हम अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और सतपुड़ा तथा विंध्याचल पर्वत का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ यदि हम पठारी क्षेत्र की बात करें तो पठारी क्षेत्रों में हम दक्कन के पठार, छोटा नागपुर के पठार, मेघालय के पठार, तेलंगाना के पठार, कर्नाटक के पठार और दंडकारण्य के पठार का अध्ययन करेंगे। क्लियर है? तो क्या क्या करेंगे हम पर्वतीय क्षेत्रों में? अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा और विंध्याचल का, तथा पठारी क्षेत्रों में हम दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय श्रेणी या मेघालय का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक और दंडकारण्य के पठार का हम अध्ययन करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण के पठार की कुछ विशेषताओं को। तो यहां जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, यहां से लेके यहां अरावली पर्वत है, ये अरावली पर्वत कहां तक है? दिल्ली तक है। तो यहां से लेके यहां पर ये जो मेघालय श्रेणी है, मतलब उत्तर में दिल्ली तक और पश्चिम में, पूर्व में बात करें तो मेघालय तक, और पश्चिम में देखें तो यहां तक गुजरात तक, और दक्षिण में कहां तक आता है ये? तो अन्नाई मुदी और यहां तक कन्याकुमारी तक आता है। तो इतने क्षेत्र में विस्तृत ये जो भाग है, इसे कहा जाता है दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की मैं बात बता दूं तो प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था प्रीलिम्स की सीरीज में कि जब पृथ्वी का विभाजन हुआ था दो भागों में, उसमें यह जो सारे महाद्वीप थे वो है भूखंड में थे, एक ही भूखंड में थे, जिसे पेंजिया कहा गया था, और आसपास उसके जल का क्षेत्र था जिसे पेंथालासा कहा गया था। पेंजिया का जब दो भागों में विभाजन होता है तो इसका उत्तरीय भाग कहलाता है क्या? अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग कहलाता है गोंडवाना लैंड। तो जो दक्षिणी भाग है वह है, जो प्रायद्वीपीय है वह उसी दक्षिणी भाग का ही भाग है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी विशेषताओं का हम अध्ययन करते हैं। तो जो दक्षिण का पठार है या प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, यह भारत ही नहीं अपितु विश्व का प्राचीनतम पठार है, मतलब सबसे प्राचीन पठार है। क्यों? क्योंकि यह गोंडवाना लैंड का भाग है। इसका निर्माण आर्कियन युग की चट्टानों में हुआ है। अब मन में एक प्रश्न कौन रहा होगा कि आर्कियन युग की चट्टानें क्या हैं? तो जब आप भारत की जो चट्टानें हैं उनका अध्ययन करते हैं तो यहां पर चट्टानों का एक क्रम पाया जाता है। जब पृथ्वी आग का गोला थी और आग धीरे धीरे ठंडी होती गई, मतलब पृथ्वी ठंडी होती गई, तो आग का जब गोला थी तो सारे खनिज तत्व, सारी चट्टानें क्या थी? पिघली हुई अवस्था में थी। और जैसे ये धीरे धीरे ठंडी हुई तो ये जो चट्टानें पिघली हुई अवस्था में थी, ये धीरे धीरे द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गई। तो इनसे जिन चट्टानों का निर्माण हुआ, जो प्रारंभिक चट्टानों का निर्माण हुआ, उन चट्टानों को कहा गया आर्कियन युग की चट्टानें। आर्कियन युग के बाद कौन सी आती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें आती हैं, और ऐसे ही चट्टानों का क्रम बदलता जाता है। जैसे ही चट्टानों में ताप और दाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है, चट्टानें टूटती जाती हैं, चट्टानों में परतें जमती जाती हैं, ऐसी ही चट्टानों की प्रकृति भी बदलती जाती है। तो जो सबसे प्राचीन, सबसे पहली चट्टानें थीं, उन्हें कहा गया था आर्कियन युग की चट्टानें, और इनका निर्माण हुआ था पृथ्वी के ठंडे होने से। तो जब पृथ्वी ठंडी हुई तो क्या यहां पर वनस्पति होगी? नहीं होगी। तो इन चट्टानों में ना तो खनिज, ना तो प्राकृतिक गैसें पाई जाती हैं और ना ही खनिज तेल पाए जाते हैं। इनमें खनिज संसाधन जो हैं वो अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। और जो चट्टान रहेंगी वह परतदार नहीं रहेंगी, ये चट्टानें रहेंगी आग्नेय चट्टानें। आपको ध्यान रखना है, जब प्रीलिम्स का आप लेक्चर देखेंगे तो उसमें हमने चट्टानों का वर्गीकरण समझाया है, उसमें सारी चट्टानों की प्रकृति आपको बताई है, तो एक बार आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो आर्कियन युग की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है तथा इसका कोई भी भाग समुद्र तट के नीचे नहीं डूबा है, अर्थात इसके सारे भाग समुद्र तट से उठे हुए हैं।
विवर्तनिक दृष्टिकोण से यह शांत क्षेत्र है। विवर्तनिक दृष्टिकोण क्या होता है कि जब चट्टानें टूटती हैं और टूटकर या स्थेनोस्फीयर पर तैर रही हैं, तैरने के कारण एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो जब टकराती हैं और दूर जाती हैं तो वहां पर जहां पर टकराएंगी या दूर जाएंगी तो वहां का क्षेत्र हलचल से प्रभावित होता है, अर्थात वहां पर भूकंप की और ज्वालामुखी की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनी रहती हैं। तो जो प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है वह विवर्तनिक दृष्टिकोण से क्या है, शांत क्षेत्र है, अर्थात यहां पर चट्टानें ना तो टकरा रही हैं ना ही एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसीलिए यहां पर जो भूकंप है उसकी संभावना काफी कम होती है। क्लियर हुआ क्या कि यह विवर्तनिक क्षेत्र से विवर्तनिक क्षेत्र से शांत होने के कारण यहां पर भूकंप की संभावना बहुत ही कम होती है। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों का वर्गीकरण कि प्रायद्वीपीय भारत को कितने पर्वतों में बांटा गया है। तो सबसे पहले मैंने बताया था एक पर्वत आता है जिसे कहा जाता है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की यदि हम लोकेशन की बात करें तो भारत का नक्शा तो सभी को आता होगा। ये भारत का नक्शा है। तो यहां पर गुजरात से लेके दिल्ली तक किन किन राज्यों से होकर जाएगा, तो गुजरात में जाएगा, राजस्थान में जाएगा, हरियाणा में जाएगा और दिल्ली तक जाएगा। तो यहां तक इस क्रम में फैली हुई एक पर्वत श्रृंखला है जिसे कहा जाता है अरावली पर्वत श्रृंखला। ध्यान रखना यह जो पर्वत श्रृंखला है यह मानसून के समानांतर क्रम में है। भारत में मानसून कैसे एंट्री करता है तो आप सभी को पता है, दक्षिण भारत में इस तरीके से आता है। तो जब ये मानसून ऐसे जाता है तो यह समानांतर क्रम में होने के कारण यहां पर वर्षा नहीं होती है और यहां पर एक क्षेत्र आता है जिसे कहा जाता है थार का मरुस्थल। और उस मरुस्थल का निर्माण इन्हीं कारणों से हुआ है क्योंकि जो अरावली पर्वत है वह मानसून की लंबवत ना होकर उसके समानांतर है और समानांतर होने के कारण मानसून सीधा निकल जाता है और इस क्षेत्र में बारिश नहीं करा पाता है, जिस कारण से क्षेत्र सूखा रह जाता है और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने के कारण यह धीरे धीरे मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखना जो थार का मरुस्थल है वह एक रेगिस्तान है और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं, प्रीलिम्स में भी जब मैं मरुस्थल पढ़ा रहा था तो वहां पर बहुत डिटेल्स में समझाया था कि मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल और एक शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। आप लोगों को ज्ञात होगा कि जो कर्क रेखा है वह कहां से गुजरी है, यहां से भारत के बीचों बीच से होकर गुजरी है और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो यहां पर लंबवत पड़ने के कारण यहां पर टेंपरेचर बहुत ज्यादा रहेगा, तापमान बहुत ज्यादा रहेगा। इसीलिए और जिस क्षेत्र में वर्षा भी बहुत कम हो, टेंपरेचर भी बहुत ज्यादा हो, तो वहां पर रेगिस्तान का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? रेगिस्तान का निर्माण होगा या उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का निर्माण होगा। चलिए हम लौटते हैं हमारे लेक्चर पर जिसे हम अरावली पर्वत का अध्ययन कर रहे हैं। तो अरावली पर्वत क्या है? तो अरावली पर्वत का सबसे पहले हम विस्तार देखते हैं। तो विस्तार कहां से है? गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान होकर यह दिल्ली तक है। बीच में हरियाणा भी आता है। कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि अरावली पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है, तो आपको सभी राज्यों के नाम लिखने हैं कि यह गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में विस्तृत है। कितने क्षेत्रफल में या कितनी इसकी लंबाई है? तो लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। बात करते हैं कि इसका निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो इसका निर्माण यह मुख्यतः पुरा कैम्ब्रियन युगीन क्वार्टजाइट नीस या सिस्ट सेलों से निर्मित है। किससे निर्मित है? क्वार्टजाइट नीस और सिस्ट सेलों से, जो कि बहुत प्राचीन समय में ही निर्मित हो चुकी थीं। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। कैसी पर्वत श्रृंखला है? बहुत ही प्राचीनतम है, बहुत पहले इसका निर्माण हो चुका था। और यदि हम अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ध्यान रखना गुरु शिखर की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ये आपसे पूछ ली जाती है तो आपको पता होना चाहिए जो मुख्य मुख्य पर्वत हैं जो प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आते हैं उनमें उन मुख्य मुख्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटियां और उनकी लंबाई कितनी है या सॉरी उनकी ऊंचाई कितनी है। तो गुरु शिखर कहां पर है? तो यह माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित है। यह भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि गुरु शिखर कहां की पहाड़ियों पर स्थित है, तो वह कहां की पहाड़ियों पर है? माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर ऊंचाई है। यह पर्वत श्रेणी जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। अब मन में प्रश्न आता है जल विभाजक क्या होता है? तो दोस्तों
एक पर्वत श्रृंखला होगी जो जिसके पूर्व की ओर कुछ नदियां निकल रही होंगी और पश्चिम की ओर नदियां निकल रही होंगी। अर्थात मान लीजिए ये अरावली पर्वत है, यहां से कुछ नदियां निकल रही हैं तो इसका जल इस तरफ जाएगा, और पूर्वी की ओर कुछ नदियां निकलेंगी तो उसका जल पूर्वी की ओर जाएगा। तो ये क्या कर रही है, पूरब और पश्चिम में दो नदियों को बांट रही है, अर्थात जल के विभाजन का कार्य कर रही है। तो ये कैसे जल विभाजक, किन किन नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है, तो इसके पश्चिम की ओर कौन कौन सी माही और लूनी नदियां निकलती हैं, तथा हम पूरब की बात करें तो पूरब की ओर बनाम और चंबल नदी निकलती हैं। कौन कौन सी, बनाम और चंबल नदियां निकलती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि अरावली पर्वत किन किन नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। तो किन किन के मध्य, माही, लूनी और चंबल, बनाम के मध्य कार्य करता है। चलिए बात करते हैं हम पश्चिमी घाट की। तो यदि पहले मैं आपको बता देता हूं पश्चिमी घाट कहां से कहां तक है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में ये यहां पर अरावली पर्वत था। ये जो यहां से आपको पता है मध्य प्रदेश में एक नदी निकली हुई है जिसे ताप्ती नदी कहते हैं। तो ताप्ती नदी के दक्षिण में और यहां पर है नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत के उत्तर में ये जो पश्चिम की ओर क्षेत्र, ये कगारी जो क्षेत्र है ये फैला हुआ है, इसे कहा जाता है पश्चिमी घाट। क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको चित्र याद होना चाहिए, चित्र समझ लेना कि पश्चिमी घाट क्या होता है। ये वाला जो क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट कहलाता है। और यहाँ उड़ीसा से लेके ये जो पूरब की ओर ये जो क्षेत्र है, कगारी क्षेत्र है, इसे कहा जाता है पूर्वी घाट। और यहाँ पर जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। क्या है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। आपसे इनका विस्तार भी पूछ लिया जाता है, इनकी विशेषताएं भी पूछ ली जाती हैं। चलिए हम पश्चिमी घाट को समझने का प्रयास करते हैं कि पश्चिमी घाट की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो यह हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कैसी है, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। ध्यान रखना, भारत की दूसरी सबसे लंबी है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वतमाला। और यदि पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। लेकिन यदि भारत की पूछी जाए कि भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला फर्स्ट नंबर पे आती है। और जो सह्याद्री है या जो पश्चिमी घाट है वह दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका जो विस्तार है वो ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक है। कितने में विस्तृत है, 1600 किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। इसे एक नाम है सह्याद्री, जिसके नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में पूछ लिया जाता है, सिर्फ एक शब्द दे दिया जाता है सह्याद्री। अब आपको पता होना चाहिए सह्याद्री क्या है। यदि आपको पता है कि पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत जितनी भी विशेषताएं हैं उन सारी विशेषताओं को आप सह्याद्री के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन परिपूर्ण हो जाएगा। यह दक्षिण के पठार के पश्चिम में अवशिष्ट पर्वत के रूप में स्थित है, जो लगातार ना होकर बीच में टूटा फूटा है। मैंने बोला था आपसे पश्चिमी क्षेत्र में कगारी क्षेत्र होता है, और कगारी क्षेत्र कैसा होता है, टूटा फूटा क्षेत्र होता है। इसलिए कैसा है, एक सा ना होकर टूटा फूटा क्षेत्र है। और कैसा पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। जब मैं आपको पर्वत पढ़ा रहा था इसकी फर्स्ट लेक्चर में, जब विश्व के भूगोल में पहली यूनिट में आप देखेंगे पर्वत, तो पर्वतों के प्रकार बताए थे, और पर्वतों के प्रकार मैंने बताया था अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। तो जो पर्वत टूट फूट के, मतलब जो बलित पर्वत होते हैं, मुर्दार पर्वत होते हैं, वह टूट फूट के द्वारा उनकी जब प्रकृति बदल जाती है, उनकी आकृति बदल जाती है, तो बचे हुए पर्वत क्या कहलाते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। तो जो पश्चिमी घाट है वह अवशिष्ट पर्वत का ही भाग है। इसका पश्चिम ढाल क्या है, अत्यधिक तीव्र है। पश्चिम की ओर जो ढाल है, यदि हम भारत की बात करें तो यहां पर ये जो पश्चिम वाला ढाल है ये क्या है, अत्यधिक तीव्र है। कगारी क्षेत्र है, इसलिए आप ध्यान रखना जितनी भी नदियां पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं वो दरार घाटियों से होकर जाती हैं और ये पठारी क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। इसीलिए ये अपना मार्ग खुद नहीं बनाती, इन्हें बना हुआ मार्ग मिलता है, और बने हुए मार्ग में प्रवाहित होने के कारण यह डेल्टा का निर्माण ना कर यह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो जितनी भी नदियां हैं उनमें जो मैक्सिमम नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं वह एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ना कि डेल्टा का निर्माण। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है।
बात करते हैं इसके दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं जिसे पूर्व तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहा जाता है। मैंने अभी पहले ही बताया है कि जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वो दक्षिण भारत में स्थित हैं और नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कैसी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यदि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो उसे कहते हैं अन्नायमुदी, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। तो नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का क्या है? मिलन स्थल है। कैसे स्थल है? मिलन स्थल है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है? अन्नायमुदी है। क्या है? अन्नायमुदी, और इसकी ऊंचाई है 2696 मीटर अर्थात 2696 मीटर, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। कहां पर स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियों पर। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि अन्नायमुदी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और किन पहाड़ियों पर है? तो वह अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है। पश्चिमी घाट में कुछ दर्रे भी स्थित हैं, जैसे कि एक आता है थाल घाट, एक आता है भोर घाट और एक आता है पाल घाट। ये 3 दर्रे हैं। थाल घाट की बात करते हैं तो नासिक से मुंबई को जोड़ते हैं। यदि हम भारत का नक्शा देखें, यहां से आपको पता है कि महाराष्ट्र की सीमा लगती है। यहां पर नासिक है, यहां पर पुणे है और यहां पर क्या है? मुंबई है। कहां कहां? यहां नासिक है, यहां मुंबई है, यहां पर पुणे है महाराष्ट्र के अंतर्गत। तो जो थाल घाट है वह इस तरीके से है जो कि नासिक से मुंबई को जोड़ता है। जो भोर घाट है वह यहां पर है जो कि पुणे से मुंबई को जोड़ता है। और यदि हम दक्षिण में चले जाएं तो केरल और तमिलनाडु के बीच में एक घाट है जिसे कहा जाता है पाल घाट, और पाल घाट कोच्चि से चेन्नई को जोड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, थाल घाट, भोर घाट या पाल घाट, 3 नंबर के प्रश्न में आपको दे दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो घाट हैं ये दर्रे कहलाते हैं, यह प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आते हैं और यह किन किन को जोड़ते हैं। तो इससे आपका क्वेश्चन परिपूर्ण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात कि सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियां स्थित हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? गिर की पहाड़ियां। और गिर की पहाड़ियां फेमस हैं एशियाई शेरों के लिए, और एशियाई शेर यहीं से हमारे मध्य प्रदेश में भी लाए जा रहे हैं। कहां पर? पालनपुर, कूनो में। तो ये आपको ध्यान रखना है। गिर की पहाड़ियां कहां आती हैं? गुजरात के अंतर्गत आती हैं। और कहां आती हैं गुजरात में? सौराष्ट्र के अंतर्गत आती हैं। और यह फेमस किसके लिए है? तो यह एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। 16 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, मैंने आपको बताया था कि जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पे ताप्ती नदी के दक्षिण में यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों तक पश्चिमी घाट है और यहाँ पर गोवा से होकर 16 डिग्री अक्षांश गुजरता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है और यह रेखा गोवा से गुजरती है और सह्याद्री को 2 भागों में बांटती है। सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट। 2 भाग कौन कौन से होंगे? एक उत्तरी सह्याद्री होगा और एक दक्षिणी सह्याद्री होगा। जो उत्तरी सह्याद्री है वह बेसाल्ट लावा के निक्षेपों से निर्मित है और जो दक्षिणी सह्याद्री है वह आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से निर्मित है। अब मन में प्रश्न आता होगा कि बेसाल्ट और ग्रेनाइट आखिर है क्या? तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि जो लावा है, लावा और मैग्मा में आपको अंतर पता होगा, मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं। तो जब लावा भूपटल पर आकर ठंडा होता है, जैसे ही लावा भूपटल पर आएगा तो वो वायु के संपर्क में आता है और वायु के संपर्क में जैसे ही आएगा तो वह जल्दी जल्दी ठंडा होगा। और कोई भी चीज जब जल्दी जल्दी ठंडी होती है तो उसमें बारीक बारीक क्रिस्टल बनते हैं। कभी कभी आपको ध्यान होगा कि जो मिठाई बनाने वाला होता है वो जब शक्कर का पाक कढ़ाई में चढ़ाता है तो आपने देखा होगा जब वो शक्कर का पाक ठंडा होता है तो उसे चम्मच से जल्दी जल्दी हिलाया जाता है। वो क्यों हिलाया जाता है? ताकि यह शक्कर का पाक जल्दी जल्दी ठंडा हो और जल्दी जल्दी ठंडे होने से उसके जो क्रिस्टल हैं वह बहुत बारीक बने या बहुत छोटे छोटे बने। और कोई भी चीज यदि धीरे धीरे ठंडी होती है तो उसके क्रिस्टल बड़े बड़े बनते हैं। तो जो चट्टान वायु के संपर्क में आकर जल्दी ठंडी हो जाती है आग्नेय चट्टान, वह बेसाल्ट चट्टान कहलाती हैं और बेसाल्ट चट्टानों के टूटन फूटन की क्रिया से काली मृदा का निर्माण होता है। लेकिन जब कभी पृथ्वी के भूगर्भ में ऐसी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें जो धीरे धीरे ठंडी होती हैं, जिनमें बड़े बड़े क्रिस्टल पाए जाते हैं, उनसे निर्मित जो चट्टानें होती हैं वह ग्रेनाइट या नीस प्रकार की चट्टानें होती हैं या ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो आई होप आप लोगों को बेसाल्ट चट्टान और ग्रेनाइट चट्टान में अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी सह्याद्री में कुछ शिखर हैं।
कौन कौन से शिखर हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि कालसू बाई का शिखर है, इसकी ऊंचाई 1664 मीटर है। दूसरा है कुद्रेमुख पठार जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। तीसरा है महाबलेश्वर जिसकी ऊंचाई 1438 मीटर है। तो ये कुछ ऊंचाई हैं, कुछ शिखर हैं, कलसूबाई, कुद्रेमुख और महाबलेश्वर। अब यदि प्रश्न में आपसे महाबलेश्वर पूछ लिया जाए तो इसके विषय में भी आपको 2-3 चीजें याद होना चाहिए। तो महाबलेश्वर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों कहाँ की ऊंचाई है, कहाँ की हैं। तो यह सह्याद्री के अंतर्गत आती हैं। सह्याद्री के अंतर्गत आने वाले शिखर हैं। इनकी ऊंचाई याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊंचाइयां फिर डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है और आपसे पूछा भी नहीं जाता है। सिर्फ सीधा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि सह्याद्री के अंतर्गत आने वाली कुछ शिखरों के नाम लिखिए। तो आप शिखर 2 या 3 आपको याद हो तो वो आप लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर 2-3 नाम दे दिए हैं, जैसे कि कालसूबाई, कुद्रेमुख और महाबलेश्वर। अब यदि प्रश्न आपसे महाबलेश्वर का पूछ लिया जाए तो महाबलेश्वर की सबसे ऊंची चोटी क्या है? बिल्सल पॉइंट है। इसके अंतर्गत और भी पॉइंट आते हैं जैसे कि अर्थर सी पॉइंट या नीडल होल पॉइंट जिसे कि एलिफेंट पॉइंट भी कहा जाता है। महाबलेश्वर से 5 नदियां प्रवाहित होती हैं। कितनी नदियां प्रवाहित होती हैं? 5 नदियां। कौन कौन सी नदियां हैं? तो यहां से कृष्णा, सावित्री, बैन्ना, गायत्री और कोयना जैसी नदियां निकलती हैं। 5 नदियां यहां से प्रवाहित होती हैं। तो क्लियर है, महाबलेश्वर यदि आपसे पूछ लिया जाए तो महाबलेश्वर के विषय में कौन से आपको 2 या 3 पॉइंट लिखने हैं वो आपको यहां पर ध्यान होना चाहिए। अन्नाईमुदी की बात करते हैं। अन्नाईमुदी एक पहाड़ी है, दक्षिण भारत में स्थित है और अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। जो अन्नाईमुदी है वह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। यह 3 पहाड़ियों से मिलकर बनी हुई है। जब आप दक्षिण भारत की बात करते हैं तो यहां पर इस प्रकार की 3 पहाड़ियों का यह मिलन स्थल है। यहां पर यदि हम दक्षिण की बात करते हैं तो यहां पर कार्डामम या इलायची की पहाड़ियां आती हैं। कहां पर? दक्षिण की साइड। यदि हम उत्तर की साइड बात करें ये वाली तो यहां पर आती है अन्नामलाई की पहाड़ी। और यदि हम उत्तर पूर्वी की बात करें तो यहां पर आती है पालनी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पालनी की पहाड़ी। यह प्रश्न एक बार प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि श्रृंखला क्रम में आपको पहाड़ियां दे दी गई थी और पूछा गया था दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है, और एक क्रम जमाने के लिए आपको आया था। तो आपको पता होना चाहिए सबसे नीचे कौन सी है, तो यहां पर कार्डामम या इलायची की पहाड़ी है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं भारत के पूर्वी घाट को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पर कहां से, उड़ीसा से लेके दक्षिण में कहां तक, मतलब उड़ीसा में यहां पर महानदी है, महानदी से लेकर यहां पर जो है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। तो यहां तक जो क्षेत्र विस्तृत है, कगारी क्षेत्र स्थित है, इसे कहा जाता है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है? उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है। यह प्राचीन मूलदार पर्वत का अवशिष्ट रूप है। मैंने आपको जब मूलदार पर्वत आपको पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था कि मूलदार पर्वत 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राचीन मूलदार पर्वत और एक नवीन मूलदार पर्वत। तो जो प्राचीन मूलदार पर्वत होते हैं वह क्या होते हैं? वह बलित पर्वतों से तो निर्मित होते हैं लेकिन बहुत समय पहले इनका निर्माण हो गया होता है और टूटन फूटन की क्रिया के द्वारा या तो ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं या फिर प्राचीन मूलदार के पर्वत के रूप में बचे रहते हैं। और जो नवीन मूलदार पर्वत हैं उनका निर्माण कालांतर में या अभी अभी चल रहा है, जिसका बहुत अच्छा उदाहरण आप हिमालय पर्वत के रूप में देख सकते हैं। पश्चिमी घाट की अपेक्षा इसका अपर्दन अधिक होने के कारण यह अधिक ऊंचा है। अपर्दन अधिक क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होगा कि जितनी भी नदियां हैं वह पश्चिम से पूर्वी की ओर प्रवाहित होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की जब आप नदियां देखेंगे, चाहे आप गोदावरी देखें, चाहे कृष्णा देखें, चाहे कावेरी देखें, वो नदियां क्या हो रही हैं? वह पश्चिम से पूर्वी की ओर प्रवाहित हो रही हैं। और पश्चिम से पूर्वी की ओर जब वह प्रवाहित होती हैं तो वो क्या करती हैं? यहां पर डेल्टाओं का निर्माण करती हैं और यहां समुद्र की ओर मिलने के कारण वह यहां पर अपर्दन करती हैं। और अपर्दन अधिक होने के कारण यहां पर जो क्षेत्र है वह अधिक ऊंचा ना होकर कम ऊंचा होता है। आगे समझने की बात करते हैं। गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियां इन्हें काटकर काफी चौड़ी घाटियों का निर्माण करती हैं। मैंने अभी आपको बताया है।
पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ये पूछ लिया जाता है आपसे प्रश्न में कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम लिखिए, तो वह है विशाखापट्टनम की चोटी, आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बता दिया था। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वह चोटी है अन्नायमुदी, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है। यदि दूसरी पूछ ली जाए तो वह है डोडाबेट्टा, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। और यदि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो वह है विशाखापट्टनम। अब यदि भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे K2। और यदि पूछा जाए कि सिक्किम में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वह है कंचनजंगा। और यदि विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है और यह नेपाल में स्थित है और हिमालय के अंतर्गत आती है। अब प्रश्न आता है कि यह किस हिमालय के अंतर्गत आती है, तो यह किसके अंतर्गत आती है, महान हिमालय के अंतर्गत आती है। चलिए वापस लौटते हैं और हमारे सीरीज पे वापस चलते हैं। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विशाखापट्टनम की चोटी। इसके बाद हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला की। सतपुड़ा पर्वतमाला, आपने मध्य प्रदेश का नक्शा तो देखा ही होगा। मध्य प्रदेश के नक्शे की बात करें, थोड़ा सा मैं बना देता हूं आपको, इस तरीके से है। और यहां पर नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में आपने देखा होगा यहां पर एक पर्वत श्रृंखला विस्तृत है। उत्तर की ओर यहां से नर्मदा नदी निकल जाती है और इसके दक्षिण की ओर से ताप्ती नदी निकल जाती है। तो यहां एक बीच में पर्वत श्रृंखला विस्तृत है जिसे कहा जाता है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला 3 श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है, जिसे राजपीपला, महादेव और मैकाल श्रेणियां कहा जाता है। इसके जो पश्चिम में है यहां पर यह है राजपीपला, इसके बीच में महादेव और पूर्वी की ओर कहलाता है मैकाल श्रेणी। तो ये आपको पता होना चाहिए, और जब आप मध्य प्रदेश का लेक्चर डिटेल्स में पढ़ते हैं तो वहां पर आपको इसको भी डिटेल्स में पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि ये कितने क्षेत्रों में विस्तृत है, किन किन भागों में बटा हुआ है और सबसे ऊंची चोटी कहाँ की कौन सी है। जो पश्चिमी भाग है उसे राजपीपला कहा जाता है, मध्य भाग को महादेव और पूर्वी भाग को मैकाल श्रेणी कहा जाता है। यहाँ की यह जो है एक ब्लॉक पर्वत है। अब मन में प्रश्न आता है कि ब्लॉक पर्वत कैसे होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब विवर्तनिक क्रियाओं के फलस्वरूप कोई चट्टान हो, उस चट्टान का जो मध्य वाला भाग है वह किन्हीं कारणों से अचानक से नीचे की ओर धंस जाए और अगल बगल के भाग यथा स्थिति में रहें या खड़े हुए दिखाई दें, तो वह जो यथा स्थिति में खड़े हुए दिखाई देते हैं वह अपने जो समतल मैदान होता है उससे कुछ ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। तो उन पर्वतों को कहा जाता है ब्लॉक पर्वत। और जो भाग नीचे धंस जाता है, धंसने के कारण वहां पर एक घाटी बन जाती है और उस घाटी को कहा जाता है रिफ्ट घाटी। और आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के नक्शे में कि यहां पर जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, इसके उत्तर में नर्मदा नदी है और दक्षिण में ताप्ती नदी है। और नर्मदा नदी और ताप्ती नदियों को क्या कहा जाता है, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां या रिफ्ट घाटियों में बहने वाली नदियां। तो ये तो नदियां हैं, वो क्या करती हैं, रिफ्ट घाटी का निर्माण करती हैं। मतलब यहां पर रिफ्ट घाटी का निर्माण हुआ है और रिफ्ट घाटी का निर्माण होने के कारण जो बीच वाला भाग है वह था तो यथास्थिति में, लेकिन अपने आसपास के क्षेत्र से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा था, इसलिए इसे कहा गया था ब्लॉक पर्वत। इसलिए जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वह किसका उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नर्मदा और ताप्ती घाटियों के मध्य स्थित है। कहां पर स्थित है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य। सतपुड़ा की यदि हम सर्वोच्च शिखर की बात करें कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है धूपगढ़। ध्यान रखना, जो धूपगढ़ की चोटी है वह सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। कितनी है, 1350 मीटर। चूंकि यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है इसलिए आपको इसकी ऊंचाई अंक सहित याद होनी चाहिए। 1350 मीटर आपको याद होना चाहिए। कभी कभी प्रश्न में आपसे विलफ कर देता है, कहीं वो लिख देता है 1350 फीट, 1350 मीटर, 1350 किलोमीटर। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि यह 1350 क्या है, मीटर है। ऊंचाई हमेशा मीटर में मापी जाती है, क्यों, किलोमीटर में लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए सटीक निकालने के लिए हम इसे किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। और यह ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है, तो यह ऊंचाई मापी जाती है समुद्र की सतह से। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ की। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो धूपगढ़ की चोटी है वह कहां पर स्थित है। तो मैंने अभी बताया था कि जो सतपुड़ा है उसको 3 भागों में बांटा गया है। जो पश्चिमी भाग होता है वो राजपीपला कहलाता है, जो मध्य भाग होता है वो महादेव कहलाता है और जो पूर्वी भाग होता है वो मैकाल श्रेणी कहलाता है।
तो जो मध्य वाला भाग है जिसे महादेव की पहाड़ियां कहा जाता है, तो महादेव की पहाड़ियां पचमढ़ी के अंतर्गत या पचमढ़ी महादेव पहाड़ी के अंतर्गत आता है और महादेव पहाड़ी पर ही धूपगढ़ स्थित है, जो कि सतपुड़ा के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वतमाला की। विंध्याचल पर्वतमाला क्या है या कहां पर स्थित है? तो जब आप मध्य प्रदेश का नक्शा देखते हैं, मध्य प्रदेश के नक्शे में नर्मदा नदी के उत्तर में यहां पर यह नर्मदा नदी निकली हुई है, नीचे यहां पर सतपुड़ा पर्वतमाला है, नीचे ताप्ती नदी निकली हुई है और नर्मदा नदी के उत्तर में एक पर्वत श्रृंखला यहां पर आगे यहां पर विस्तृत है। उस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। क्या कहा जाता है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। यह पर्वत श्रृंखला जो है वह गंगा नदी आपको पता है यहां उत्तर प्रदेश से होकर निकल जाती है और नर्मदा नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। यदि हम बात करें कि यह किन किन पहाड़ियों से मिलकर बनी हुई है, तो यह विंध्याचल, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियों से मिलकर बनी हुई है। यह प्रश्न भी मुख्य परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी या विंध्याचल पर्वतमाला किन किन श्रेणियों से या किन किन पहाड़ियों से मिलकर बनी हुई है। तो आपको लिखना था कि वह विंध्याचल, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियों से मिलकर बनी हुई है। यह भी एक अवशिष्ट पर्वत का भाग है जो नर्मदा के उत्तर में इसके समानांतर फैला हुआ है। समानांतर से मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि नर्मदा नदी आपको पता है कि अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में जाकर गिरती है और यहां से इस तरीके से विंध्याचल पर्वतमाला इसके उत्तर में फैली हुई है। तो ये क्या कहलाता है? समानांतर क्रम कहलाता है। तो जो अरावली पर्वत है वह अवशिष्ट पर्वत का भाग है या यह अवशिष्ट प्रकार के पर्वत का भाग है और यह नर्मदा नदी के उत्तर में समानांतर क्रम में फैला हुआ है। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ियों में से एक है, अतः यह हिमालय से भी प्राचीन है। मतलब हिमालय का निर्माण अभी अभी हो रहा है, इसलिए वह नवीन बलित पर्वतों में आता है और विंध्याचल प्राचीन पर्वतों में आता है। यह भी मूर्धार पर्वत का ही भाग था, लेकिन मूर्धार पर्वतों में घर्षण होने के कारण, टूटन की क्रिया होने के कारण यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचा हुआ है। यह नर्मदा और गंगा बेसिन के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जो बेसिन होता है वह उस नदी की जितनी भी उपनदियां हैं उन सभी को मिलाकर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे बेसिन कहा जाता है। तो यदि हम विंध्याचल की बात करें, मान लीजिए विंध्याचल है, यहां पर उत्तर प्रदेश से ये गंगा नदी निकली है, इसकी सहायक कौन सी है? यमुना है और यहां पर सारी नदियां जितनी भी हैं ये इससे मिलती हैं। तो ये विंध्याचल पर्वत के उत्तर में है। और यदि हम नर्मदा की बात करें, नर्मदा अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर चलती है, भ्रंश घाटी से बहती है और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वह इस तरीके से हैं, अर्थात विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में है। इसीलिए विंध्याचल पर्वत को नर्मदा और गंगा बेसिन के मध्य विभाजक की भूमिका के रूप में प्रकट किया गया है कि यह दोनों नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। यदि हम विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह है गुडविल की चोटी, जिसे सद्भावना शिखर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सद्भावना शिखर भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि विंध्याचल पर्वतमाला जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है गुडविल की चोटी और इसे सद्भावना शिखर भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आने वाले पठारों को, कि आखिर प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत कौन कौन से पठार आते हैं। तो उन पठारों में सबसे प्रमुख पठार है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कहां पर स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी के जो दक्षिण में स्थित प्रायद्वीप है उसे क्या कहा जाता है? दक्कन का पठार कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र का पठार भी कहा जाता है। और दक्कन के पठार का जो पूर्वी भाग है उसे क्या कहा जाता है? विदर्भ। यदि हम भारत का नक्शा देखते हैं तो भारत के नक्शे में इधर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सतपुड़ा के दक्षिण में एक पठार है जिसे क्या कहा जाता है? दक्कन का पठार। इसकी लोकेशन क्या है? ये है। यहां पर इसके नीचे कर्नाटक का पठार आता है और पूर्व में यहां पर आता है तेलंगाना का पठार। यदि आपको इसका विस्तार पूछा जाए कि इसका विस्तार कहां कहां पर है, दक्कन के पठार का विस्तार कहां कहां पर है, तो यह है पश्चिमी घाट। ये वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है पश्चिमी घाट, ये वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, यहां पर नीचे हम कर्नाटक के पठार को देख लेते हैं। ऊपर जाते हैं तो यहां पर सतपुड़ा श्रेणी है। तो सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और राजमहल की श्रेणियों के मध्य यह स्थित है। यह चूंकि महाराष्ट्र में स्थित है इसलिए इसे महाराष्ट्र का पठार भी कहा जाता है। और इसका जो ये पूर्वी वाला भाग है उसे क्या कहा जाता है? उसे विदर्भ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदर्भ कहा जाता है। चलिए
आगे बात करते हैं, इसका विस्तार मैंने अभी बता दिया कि यह पूर्वी भाग, यह पूर्वी पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, मैकाल तथा राजमहल पहाड़ियों के मध्य कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसका विस्तार आपको समझ में आ गया। इसका निर्माण, यदि हम निर्माण की बात करें तो यह क्रिटेशियस तथा पूर्व टर्शरी काल में होने वाले ज्वालामुखी उद्भेदन से निकलने वाले लावा के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। तो चूंकि इसका निर्माण किससे हुआ है? लावा के निक्षेप से। और लावा के निक्षेप से कौन सी चट्टानें बनती हैं? तो या तो ग्रेनाइट चट्टानें बनती हैं या बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं। चूंकि यह लावा बाहर आके जमा है, जल्दी जल्दी ठंडा हुआ है, तो इससे जो चट्टानें बनेंगी वो कौन सी होंगी? बेसाल्ट चट्टानें बनेंगी। और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से कौन सी मृदा बनती है? तो काली मृदा बनती है। तो यह बेसाल्ट चट्टानों से बना काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत यदि हम राज्यों की बात करें कि दक्कन का जो पठार है वो किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो वह है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों में फैला हुआ है। इन राज्यों के क्षेत्रों में इसका विस्तार है। तो समझ में आया दक्कन का पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं छोटा नागपुर के पठार को। तो जब आप भारत का चित्र देखते हैं, दक्षिण भारत का, तो यहां पर झारखंड वाला जो क्षेत्र है, यहां पर एक पठार है जिसे बोला जाता है छोटा नागपुर का पठार। ध्यान रखना, इसका नाम नागपुर है, छोटा नागपुर। तो ऐसा मत समझ जाना कि ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर स्थित है? झारखंड में। और छोटा नागपुर के पठार में एक पठार स्थित है जिसे कहा जाता है रांची का पठार। वह है संप्राय मैदान का उदाहरण है। अब मन में प्रश्न आता होगा, संप्राय मैदान क्या है? मैं बता देता हूं कि जब कभी नदियां प्रवाहित होती हैं और नदियों के मार्ग में, मान लीजिए ये नदी कोई प्रवाहित हो रही है और इसके मार्ग में कोई टीला आ जाता है या ऊंचा कोई स्थान आ जाता है, तो ये नदी क्या करती है? उसका अपर्दन करती हैं। और अपर्दन इस मात्रा में करती हैं कि इसका जो ऊंचा वाला भाग है वह टूट जाता है और एक समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। तो नदियों के अपर्दन के द्वारा जो मैदान निर्मित होते हैं उन मैदानों को कहा जाता है संप्राय मैदान। यदि आपसे संप्राय मैदान का उदाहरण पूछा जाए तो आप संप्राय मैदान के उदाहरण में क्या लिखेंगे? छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार या रांची का मैदान। चूंकि छोटा नागपुर के पठार में बहुत ज्यादा खनिज संपदा पाई जाती है, यहां पर कोयला बहुत मात्रा में पाया जाता है, बॉक्साइट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो खनिज संसाधन की बहुमूल्यता या बहुलता होने के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। यह पठार झारखंड राज्य के पलामू, धनबाद, हजारीबाग और रांची जिले में विस्तृत है। तो यदि आपसे जिले पूछ लिए जाएं कि झारखंड के अंतर्गत किस किस जिले में विस्तृत है या इसका विस्तार कहां पर है, तो कहां पर है? पलामू, धनबाद, हजारीबाग और रांची जिले में इसका विस्तार है। इससे बहुत सारी नदियां भी निकलती हैं, जैसे कि यहां से महानदी प्रवाहित होती है, सोन नदी, स्वर्ण नदी और दामोदर नदी इस पठार से प्रवाहित होकर आगे बढ़ती हैं। राजमहल की पहाड़ियां इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करती हैं। मैंने अभी आपको चित्र में बताया था कि जो छोटा नागपुर का पठार है ये झारखंड में यहां पर स्थित है और राजमहल की पहाड़ियां भी झारखंड में ही आती हैं और इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करती हैं। इसमें बहुत सारे पठार भी हैं। उन पठारों की बात करें कि कौन कौन से पठार आएंगे, तो इसमें आता है जैसे कि हजारीबाग का पठार, कोरडमा का पठार और रांची का पठार। यदि छोटा नागपुर के अंतर्गत आपसे पठार पूछ लिए जाएं तो आप कौन कौन से पठार लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं हजारीबाग का पठार, कोरडमा का पठार और रांची का पठार। यदि आपसे 3 नंबर में सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाए हजारीबाग का पठार, सीधा लिख दिया जाए हजारीबाग का पठार, तो आपको पता होना चाहिए कि हजारीबाग का पठार कहां पर आता है? झारखंड के अंतर्गत आता है और छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आता है। अब छोटे नागपुर की जो भी विशेषताएं, छोटे नागपुर के पठार की जो भी विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताएं आप हजारीबाग के पठार, कोरडमा के पठार, रांची के पठार में लिख सकते हैं। तो यदि आपसे 5 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाए, अब वो कोई भी पूछ ले, चाहे वो हजारीबाग का पठार पूछे, चाहे कोरडमा का पूछे या फिर रांची का पूछे या फिर छोटा नागपुर का पठार पूछे, आपको विशेषताएं सेम ही लिखनी है। यहां पर ग्रेनाइट व नीस की चट्टानें पाई जाती हैं। तो चट्टानें कौन सी पाई जाती हैं यहां पर? ग्रेनाइट और नीस की, क्योंकि यहां पर खनिज संसाधन की बहुलता है और खनिज संसाधन कहां पे आते हैं? ग्रेनाइट चट्टानों से ही निर्मित होते हैं, अर्थात ग्रेनाइट चट्टानों में निर्मित होते हैं। यहां पर प्रमुख कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो यहां पर बॉक्साइट, अभ्रक और कोयला, इनकी बहुत अधिक मात्रा में बहुलता पाई जाती है। वन संसाधन की दृष्टि से देखा जाए तो छोटा नागपुर का पठार वन संसाधन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये तो हुई छोटा नागपुर के पठार की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं मेघालय के पठार या मेघालय मिकर श्रेणी की। तो जो मेघालय का पठार है या मेघालय मिकर श्रेणी है,
इसको देखकर हमारे मन में एक कन्फ्यूज़न आता है कि क्या यह हिमालय का भाग है या फिर यह प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। तो मैं यहाँ आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि जो मेघालय का पठार है वो देखने में तो इस तरीके से प्रतीत होता है कि यह हिमालय का भाग है, लेकिन यह वास्तव में किसका भाग है? यह वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। हिमालय जो है वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है, लेकिन इसके अंदर वाले भाग में यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया जैसी पहाड़ियाँ हैं जो मिलकर मेघालय के पठार के रूप नाम से जानी जाती हैं या मेघालय मिकिर श्रेणी के नाम से जानी जाती हैं। ध्यान रखना, जो मेघालय का पठार है या मेघालय मिकिर श्रेणी है यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा कहलाता है, लेकिन एक गैप है, एक दर्रा है जिसे कहा जाता है मालदा गैप। मालदा गैप के कारण यह मुख्य भूमि से अलग हो गया है, इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत का बहरसई भाग माना जाता है या आउटलाइन माना जाता है। तो यदि हम मेघालय की पठार की बात करें तो यह प्रायद्वीपीय पठार का बहरसई या आउटलाइन है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से किस गैप के कारण? मालदा गैप के कारण अलग हो गई है या पृथक हो गई है। इस पठार की पूर्वी सीमा धनसरी नदी और पश्चिमी सीमा सिंगीमारी नदी बनाती है। तो जैसे ही आप मेघालय पठार की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी दो सीमाएं हैं, एक पूर्वी सीमा और एक पश्चिमी सीमा। पूर्वी सीमा की बात करें तो यह बनाती है धनसरी नदी और पश्चिमी सीमा की बात करें तो उसको बनाती है सिंगीमारी नदी। यह जो पठारी क्षेत्र है यह कुछ पहाड़ियों में भी वर्गीकृत है। यदि हम इसकी पश्चिम की बात करें कि पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं तो पश्चिमी सिरे पर है गारो की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ी? गारो की पहाड़ियां। अर्थात पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर गारो की पहाड़ियां हैं, लेकिन इसके पूर्वी क्षेत्र में बहुत सारी पहाड़ियां हैं जैसे कि खासी, जयंतिया, मिकिर और रहमांग। ये जो पहाड़ियां हैं इसके पूर्वी भाग में हैं और गारो की पहाड़ियां इसके पश्चिमी भाग में हैं। इसकी चट्टानें छोटे नागपुर के पठार की चट्टानों के समान ही है। इसका जो निर्माण है, इनकी चट्टानों का निर्माण है वह कब हुआ है? कैम्ब्रियन पूर्व युग की ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से हुआ है। कालांतर में इनके ऊपर टर्सरीय क्रम की चट्टानों के निक्षेप जम गए हैं या निक्षेप से यह ढक चुकी हैं। जो यहाँ पर मैंने आपको बताई है मिकिर श्रेणी और रेमांग। जो मिकिर श्रेणी है वह मेघालय के पठार से थोड़ी सी पृथक है, क्योंकि यह तीन ओर से समतल मैदान से घिरी हुई है और इसकी जो दक्षिणी सीमा है, दक्षिणी छोर है, उसे कहा जाता है रेमांग पहाड़ियाँ या रेमांग के नाम से उन्हें जाना जाता है। अर्थात मिकिर की पहाड़ियाँ मेघालय पठार से पृथक हैं तथा तीन ओर से समतल मैदान से घिरी हुई हैं और इसका जो दक्षिणतम श्रेणी है उसे रेमांग नाम से जाना जाता है। यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है रेमांग, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेमांग है वह मिकिर पहाड़ी की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। तो आपको यदि पता होगा तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट पॉइंट आपको दिए हैं वह आपसे 3 नंबर में प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं, इसलिए जो हाईलाइट पॉइंट हैं उनको बहुत सही तरीके से आपको याद रखना है। बात करते हैं हम तेलंगाना के पठार की। तो तेलंगाना का पठार कहाँ पर पाया जाता है? जब मैं आपको कर्नाटक का पठार बता रहा था, जब मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत के पठार की विशेषताएं बता रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया था दक्कन का पठार। तो यहाँ पर दक्कन का पठार है। दक्कन के पठार के नीचे यहाँ पर है कर्नाटक का पठार और कर्नाटक और दक्कन के पठार के यहाँ पर एक पठार है जिसे कहा जाता है तेलंगाना का पठार। क्या कहा जाता है? तेलंगाना का पठार। तो जो तेलंगाना का पठार है यह प्रायद्वीपीय भारत का लगभग समतल वाला भाग है, अर्थात समतल मैदान वाला भाग है। इसे जो गोदावरी नदी है वह 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। एक भाग कहलाता है तेलंगाना का पठार और एक भाग कहलाता है रॉयल सीमा का पठार। क्या क्या? तेलंगाना का पठार और रॉयल सीमा का पठार। जो तेलंगाना का पठार होता है वह पहाड़ी विशेषता वाला है और जो रॉयल सीमा का पठार है वह समतल मैदान की विशेषता वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तेलंगाना का पठार पठारी विशेषता वाला है और जो रॉयल सीमा का पठार है वह समतल मैदान की विशेषता वाला है। यह अवशिष्ट पहाड़ियां
ग्रेनाइट के गोलाश्म के ढेर से ढकी हुई हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में कोंडा कहा जाता है। कोंडा शब्द आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है, सीधा प्रश्न लिखा आ जाएगा कोंडा। अब आपको पता होना चाहिए कोंडा क्या है। तो ये क्या होता है कि जब तेलंगाना के पठार में जो अवशिष्ट ग्रेनाइट के गोलाश्म होते हैं, उनका जब निक्षेप हो जाता है तो उन्हें स्थानीय भाषा में कोंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंडा कहा जाता है। बात करते हैं हम रॉयल सीमा के पठार की। तो जो रॉयल सीमा का पठार है वह समतल भूमि की विशेषता वाला है और इसका निर्माण पुरा कैम्ब्रियन युगीन नीस की सेलों से हुआ है, नीस की चट्टानों से हुआ है। इस प्रदेश की औसत जो ऊंचाई है वह धरातल से, धरातलीय औसत ऊंचाई जो है वह समुद्र तल से 300 से 600 मीटर तक है और इसका जो सामान्यतः ढाल है वो कहाँ किस ओर होगा? तो वह पूर्व की ओर है। किस ओर है? पूर्व की ओर है। यह विषम मैदान में अनेक टीलियां और अनेक टीले पाए जाते हैं तथा नदियों के द्वारा अनेक घाटियां यहां पर मिलती हैं। नदियों द्वारा निर्मित अनेक घाटियां यहां पर प्राप्त होती हैं। अब बात करते हैं हम कर्नाटक के पठार की। अभी मैंने चित्र में आपको बताया था, उत्तर में कौन सा था? उसके दक्कन का पठार था, उसके नीचे कर्नाटक का पठार था और पूर्व में तेलंगाना का पठार था। तो जो कर्नाटक का पठार है, यह पठार केरल में और कर्नाटक के क्षेत्रों में फैला हुआ है, अर्थात कर्नाटक और केरल के अंतर्गत यह पठार आता है। इसका उत्तरीय भाग उच्च भूमि का चौड़ा पठार है, जहां कृष्णा और तुंगभद्रा जैसी नदियां क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं, अर्थात यहां पर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियां प्रवाहित हो रही हैं। इसके दक्षिणीय भाग को मैसूर के पठार के नाम से जाना जाता है। अब यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मैसूर का पठार क्या है, या सीधा लिखा आ जाएगा मैसूर का पठार, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कर्नाटक का पठार है उसके दक्षिण वाला भाग ही मैसूर का पठार कहलाता है, जो मैसूर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसकी दक्षिणीय सीमा नीलगिरी की पहाड़ियां बनाती हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में मैंने बताया था कि यह दक्षिणी जो यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है तथा इसके उत्तर में कर्नाटक का पठार स्थित है। कौन सा पठार स्थित है? कर्नाटक का पठार। और कर्नाटक का जो दक्षिणतम श्रेणी है, जिसे मैसूर के पठार भी कहा जाता है, इसकी दक्षिणी सीमा कौन बनाता है? नीलगिरी की पहाड़ियां बनाती है। कर्नाटक के पठार के अंतर्गत एक लोह अयस्क क्षेत्र आता है, जहां पर लोहे की बहुलता बहुत अधिक पाई जाती है। उसे कहा जाता है बाबा बुदान की पहाड़ी। क्या कहा जाता है? बाबा बुदान की पहाड़ी। कर्नाटक के पठार के अंतर्गत ही एक पठार आता है जिसे कहा जाता है धारवाड़ का पठार। ये धारवाड़ का पठार कर्नाटक के ही अंतर्गत आता है या कर्नाटक राज्य में ही आता है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना हुआ है। कैसी चट्टानों से? परिवर्तित चट्टान। अब परिवर्तित चट्टानें क्या होती हैं? देखिए, एक मूल चट्टान होती है, लेकिन उसमें जब तापमान और दबाव का प्रभाव पड़ता है तो वह अपने मूल रूप से विच्छेदित होकर एक नया रूप धारण कर लेती है। तो यह जो मूल रूप से उसका रूप परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तित होने से जो चट्टानें बनती हैं उन्हें कहा जाता है परिवर्तित चट्टानें। इसके पश्चिमी भाग में बाबा बुदान की पहाड़ियां, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रमुख हैं, तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। बात करते हैं हम नीलगिरी की पहाड़ी। यदि आपसे शॉर्ट में, यदि लघु उत्तरीय प्रश्न में नीलगिरी की पहाड़ियां सीधा लिखने के लिए आ जाएगा कि नीलगिरी की पहाड़ियां क्या हैं, तो आप क्या लिखेंगे? तो नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर है? तमिलनाडु में। यह एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत की परिभाषा मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जब भू हलचलों के कारण किसी चट्टान या कोई बहुत बड़ा समतल स्थान होता है, उसका मध्य वाला भाग नीचे धंस जाए, आजू बाजू के भाग यथास्थिति में खड़े रहें, तो जो यथास्थिति में खड़े रहते हैं लेकिन दिखाई हमें ऐसे देते हैं कि वह उठे हुए हैं, तो वह उठे हुए भाग ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। और जो भाग नीचे धंस जाता है उसे रिफ्ट घाटी कहा जाता है। क्लियर है? तो जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वो एक ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है, जो चारकोनाइट, यहां पठार नहीं है, चट्टान है। क्या है? चट्टान। चारकोनाइट पर चट्टानों से निर्मित है। किससे निर्मित है? चारकोनाइट चट्टानों से निर्मित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो डोडा बेट्टा है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुदी है, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है। और जो अन्नामलाई पहाड़ी है वह 3 पहाड़ियों से मिलकर बनी हुई है। इसके दक्षिण में कार्डमम इलायची की होती हैं, उत्तर पूर्व की बात करें तो पालमू की पहाड़ी होती है, और उत्तर में अन्नाईमुदी की पहाड़ी होती है। क्लियर है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है नीलगिरी की? डोडा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। कितनी है? 2637 मीटर है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है।
बात करते हैं हम दंडकारण्य के पठार की। तो दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़, मुख्यतः तो छत्तीसगढ़ में आता है, लेकिन इसका विस्तार झारखंड में भी है और उड़ीसा में भी है। तो ये आपको भारत का चित्र दिख रहा है। यहां पर ये देखिए, ये जो क्षेत्र है वो कहलाता है दंडकारण्य का पठार। इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश में है। यह एक विषम पठार है जिसके उत्तरीय भाग में दंडकारण्य उच्च भूमि तथा दक्षिणीय भाग में दंडकारण्य घाट है। अर्थात इसका उत्तरीय वाला भाग है वह उच्च भूमि के रूप में परिवर्तित है और जो दक्षिणी वाला भाग है वह घाट के रूप में दिखाई देता है। बात करते हैं हम दक्षिण के पठार की विशेषताओं की, लेकिन उससे पहले हम थोड़े से चित्र के माध्यम से, मैंने अभी अलग अलग पठार आपको बताए, उनके चित्र आपको अलग अलग बताए थे। यहां मैंने एक पठारों का वर्गीकरण दे रखा है, यहां पर सारे पठार आपको एक साथ दे रखे हैं। यहां पर जो क्षेत्र है ये सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ये जो कहलाता है, ये कहलाता है दक्कन का पठार। ये क्षेत्र क्या है? दक्कन का पठार है, जिसका विस्तार कहां से कहां है? सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य में है। इसके बाद इसके दक्षिण में यहां पर जो क्षेत्र आता है उसे कहा जाता है कर्नाटक का पठार, जो कि कर्नाटक और केरल की सीमाओं पर स्थित है, केरल में विस्तृत है। इसके पूर्वी की बात करें तो यहां पर है तेलंगाना का पठार। कौन सा पठार है? तेलंगाना का पठार। यहां पर आ जाते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड की बात करें तो यहां पर इन उड़ीसा और झारखंड के उड़ीसा के दक्षिण में और झारखंड के पूर्व में एक पठार स्थित है जिसे कहा जाता है दंडकारण्य का पठार। झारखंड में ही यहां पर छोटा नागपुर का पठार है, जो कि भारत का रूर कहलाता है, जो कि खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, वन संपदा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर आ जाते हैं तो यहां पर ये बुंदेलखंड का पठार आ जाता है, ठीक है। बघेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, मालवा का पठार है। ये जब आप मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे तीसरी यूनिट के अंतर्गत तो इनको हम डिटेल्स में वहां पर पढ़ेंगे। यहां पर बस आप चित्र में देख लीजिए। यहां पर जो शिलांग के पठार के रूप में आप दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है मेघालय का पठार। मेघालय का पठार मैंने बताया था आपको कि इसकी जो पूर्वी सीमा है धनसिरी नदी और पश्चिमी सीमा सिंगीमारी नदी बनाती है, और इसको पूर्वी पश्चिमी भागों में बांटा गया है कुछ पहाड़ियों में, जैसे कि गारो की पहाड़ियां, खासो, जयंतिया और मिकिर श्रेणियां यहां पर स्थित हैं। तो ये जो पहाड़ियां हैं, ये जो पठार हैं, ये विस्तृत हैं किसमें? दक्षिण के पठार में या प्रायद्वीपीय भारत के पठार में। बात करते हैं हम दक्षिण के पठार के महत्व की या दक्षिण के पठार की विशेषता। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कि दक्षिण के पठार की विशेषताएं लिखिए, तो दोस्तों बिल्कुल सरल विशेषताएं आपने देखा है कि यहां पर पर्वत हैं, यहां पर पठार हैं, और इन पर्वतों और पठारों का निर्माण मैक्सिमम मुख्य रूप से ग्रेनाइट, नीस की चट्टानों से या फिर बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी आग्नेय चट्टानों से किसी चट्टानों का निर्माण होता है वह चट्टानें मुख्यतः काली मिट्टी से निर्मित होती हैं। दूसरा, यहां पर खनिज संसाधन भी परिपूर्ण मात्रा में होते हैं। जब आपने छोटा नागपुर का पठार का अध्ययन किया था तो वहां पर देखा था कि छोटा नागपुर के पठार में बहुत सारे खनिज संसाधन हैं। वहां पर कोयला की, बॉक्साइट की, लोहे की अधिकता है। आप जब कर्नाटक का पठार पढ़ते हैं तो वहां भी बाबा बुदान की पहाड़ियां आपको पढ़ने को मिलती हैं, जो कि लोहे के प्रचुर भंडार के रूप में जानी जाती हैं। तो यदि हम दक्षिण के पठार की बात करें तो दक्षिण का पठार खनिज संपदाओं से परिपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत की देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अर्थात यह क्या कर रहा है? खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है और परिपूर्ण होने के कारण आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यदि हम दक्षिण के पठार की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, तो यहां पर धात्विक और अधात्विक दोनों ही प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और संपूर्ण भारत के यदि हम कोयले की बात करें तो 98% कोयला किस में पाया जाता है? दक्षिण के पठार के अंतर्गत ही आता है। इसका बहुत सा भाग काली मृदा या रेंगुर मृदा से ढका हुआ है, क्योंकि जितने भी पठार या पर्वतों का निर्माण आग्नेय चट्टानों से होता है तो आग्नेय चट्टानें जब ठंडी हो जाती हैं वह बेसाल्ट चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, और जब इस पर ताप और दाव का प्रभाव पड़ता है तो एक मृदा में परिवर्तित हो जाती है। उस मृदा को कहा जाता है रेंगुर मृदा और काली मृदा। और रेंगुर या काली मृदा की विशेषता ये होती है कि इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके पश्चिमी घाट नीलगिरी, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और आर्द्र चीर हरित वनों से ढके हुए हैं। अर्थात यहाँ पर आर्द्र चीर हरित वन तथा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती का मतलब वह वृक्ष जो अपने आधे पत्ते एक सीजन में गिरा देते हैं लेकिन आधे पत्ते अपने बने रहते हैं। उष्णकटिबंधीय मतलब जहां पर तापमान बहुत अधिक होता है, जो कर्क रेखा के आसपास होते हैं। इस क्षेत्र में अनेक पहाड़ियां और पर्यटन स्थल भी हैं।
जैसे कि हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में जैसे कि ऊटी आती है और कोडाई कनाल आता है। बात करें हम महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर और मैथेरॉन आता है। बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में पचमढ़ी, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में माउंट आबू जैसे स्थान आते हैं। तो इतने सारे पर्यटन स्थल भी दक्षिण के पठार के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण के पठार के पश्चिमी घाट पर वर्षा अधिक होने के कारण यहां पर जैव विविधता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए पश्चिमी घाट को हॉट स्पॉट के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है, हॉट स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखना, जो भारत का पश्चिमी घाट है वहां पर बहुत अधिक वर्षा होती है। जो यहाँ का तमिलनाडु वाला भाग है, तमिलनाडु वाला भाग है, और जो केरल वाला भाग है, केरल में सबसे पहले मानसून प्रविष्ट होता है। केरल में बहुत अधिक बारिश कराता है, जिसे मानसून का प्रकोष्ठ कहा जाता है। जो तमिलनाडु वाला भाग है, यहाँ पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, यहाँ पर वर्षा भी बहुत अधिक मात्रा में होती है। लेकिन जो पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक होती है। लेकिन जैव विविधता की जो जीवन है उसको संकट होने के कारण, जो जीव हैं उनके संकट होने के कारण इसे हॉट स्पॉट के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। तो इसके साथ ही दोस्तों, ये जो हमारा दक्षिण का पठार है, दक्षिण के पठार की विशेषताएं हैं वो सभी समाप्त होती हैं। अगले वीडियो में हम भारत के भू आकृतिक भूगोल का जो भू आकृतिक विभाजन जब हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हिमालय, उत्तर का मैदान, दक्षिण का पठार, और इसके बाद हमने बात की थी कगारी मैदान या तटवर्तीय मैदान और द्वीप समूह, उनका अध्ययन करना था। अगले वीडियो में हम तटवर्तीय मैदानों का अध्ययन करेंगे और फिर उसके बाद हम द्वीप समूह का अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।